एपिसोड की शुरुआत में हमें पास्ट की कहानी दिखाई गई, जहां पर लिनक्यू नांदा स्नेक डीमन को हंट डाउन करने के लिए एक स्कूल में पहुंच चुका था, जहां पर इन्हें पता चला कि नंदा स्नेक डीमन का हेड मिसिंग है। दरअसल वो हेड यूचेन के कब्जे में था। दरअसल यूचेन नंदा स्नेक डीमन के हेड को डिसेक्ट करके उसके न्यूरॉन्स को चेक करना चाहता था। उसने स्नेक डीमन जैसे ही सिमिलर न्यूरॉन अपने चूहे के अंदर सेटअप कर दिए, जिससे स्नोबॉल की एबिलिटीज काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गई थी। और अब इन्हीं चूहों की मदद से उसने पूरे कांगनान सिटी पर सर्विलेंस सेटअप किया, यानी कि ये चूहे उसके कैमरास थे। यूचेन बताता है कि इन्हीं चूहों की वजह से मुझे हर पल की खबरें मिलती गई। एंशिएंट गॉड चर्च के लोग किस प्लान पर काम कर रहे हैं ये भी मुझे पता चल गया, तो मैंने स्नोबॉल के जरिए वो सारी खबरें नाइट वॉच तक पहुंचा दी। और यही रीजन था कि न्यू ईयर पर जो बैटल हुई थी उसमें मैंने काफी अच्छे से परफॉर्म किया। उसके बाद भी जितने भी इंसिडेंट होते गए उन सब पर मैंने नजर रखी। मैंने कभी नाइट वॉच के काम में टांग नहीं अड़ाई, मगर फिर भी उन्हें हर एक क्राइम सीन पर मैं नजर आता था, और इसी वजह से नाइट वॉच ने मुझे मिस्ट्री थीफ ये नाम दिया। मैं तुम्हारी टीम नंबर 136 का एक नया टारगेट बन चुका था। इसी दरमियान मेरी कुछ फ्रॉस्ट डीमन से मुलाकात हुई थी, जिन्हें डिसेक्ट करने के बाद मैंने उनकी फ्रीजिंग एबिलिटीज को हासिल कर लिया। इतने दिनों तक मेरे पास कोई कॉम्बैट पावर नहीं थी। मैंने हमेशा अपने दिमाग का ही इस्तेमाल किया, लेकिन ये फ्रॉस्टिंग पावर हासिल करने के बाद मैंने पहली बार कॉम्बैट पावर को महसूस किया, और तभी से मैंने सायों में छुपकर रहना बंद कर दिया। हमेशा सिटी में जब भी कोई इंसिडेंट होता तब मैं नाइट वॉच के पहले ही वहाँ पर पहुँच जाता, और इस तरह से फिंगर कटिंग डीमन भी मेरे हाथ लग गया। लेकिन अब मुझे और एबिलिटीज की जरूरत है। मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव टारगेट को ढूंढना चाहता था, ताकि उसकी कॉम्बैट पावर को हासिल कर सकूं। और फिर अचानक से उस दिन मुर्दा घर में तुम मेरे सामने आ गए, और अब यूचेन लिनक्यू से कहने लगा कि मैं चाहता हूँ तुम मेरी हेल्प करो, जिस पर लिनक्यू कह रहा था कि भला मैं ऐसा क्यों करूंगा। तो यूचेन उसे बताने लगा कि फिंगर कटिंग केस को आप लोगों ने 95% तक रिजॉल्व किया, लेकिन बाकी बचा 5% मेरे पास है, और जब तक मैं वो 5% इन्फॉर्मेशन तुम्हें नहीं बताऊंगा तब तक तुम इस केस को सॉल्व नहीं कर सकते। वेल, इस केस पर मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन उसके बदले में चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ फाइट करो। अब लिनक्यू को ये समझ नहीं आ रहा था कि यूचेन उसके साथ फाइट करना क्यों चाहता है। तो यूचेन ने उसे जवाब दिया कि तुम्हारे साथ फाइट करके मैं अपनी लिमिट को चेक करना चाहता हूँ। और इतना कहते साथ ही यूचेन ने अपने आइस सोर्ड को फॉर्म कर लिया। साथ ही साथ वो कई सारे आइस लेंसेस लेकर सीधे लिनक्यू पर टूट पड़ता है, मगर लिनक्यू की डिफेंसिव एनर्जी ने यूचेन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। जो देखते साथ ही यूचेन ने जमीन पर हाथ मारते हुए वहाँ पर कई सारे आइस लेंसेस को फॉर्म कर लिया। वो लिनक्यू से कह रहा था कि तुम्हारी ग्रोथ तो काफी ज्यादा तेज है, पहला तुम इतने पावरफुल बिल्कुल नहीं थे। और अब यूचेन लिनक्यू के काफी करीब पहुंच चुका था, मगर लिनक्यू ने अपने एक ही सोर्ड स्लैश में उसे पीछे की तरफ ढकेल दिया। यूचेन लिनक्यू से कह रहा था कि मैं तुम्हें स्टडी करना चाहता हूँ, जिस पर लिनक्यू बता रहा था कि ये तो तुम भूल जाओ, आज तक कोई ऐसा बंदा पैदा नहीं हुआ जो कि मुझे स्टडी कर पाए। अब यहाँ पर यूचेन अपने नाइफ से लिनक्यू पर वार करने वाला था, मगर लिनक्यू ने उसकी नाइफ को उसी की तरफ घुमा दिया, जिसके चलते यूचेन की गालों पर कट लग गया था। मगर लिनक्यू तो ये देखकर ही शॉक हो जाता है कि यूचेन ने अपने घाव को एक ही सेकंड के अंदर भर दिया। यूचेन उसे बता रहा था कि एक मिस्टीरियस क्रीचर की एबिलिटी है, उसे डिसेक्ट करने के बाद मैंने उसकी फॉरबिडन रूइन पर कब्जा कर लिया। वेल, इसे हाइपर रीजनरेशन कहा जाता है। तो लिनक्यू उसके एबिलिटीज से इंप्रेस होते हुए कहने लगा कि तुम्हें मिस्टीरियस क्रीचर्स को ऑपरेट करके उनकी फॉरबिडन रूइंस पर कब्जा करना अच्छा लगता है, तो क्यों ना तुम हमारी नाइट वॉच की टीम को ज्वाइन कर लो। हालांकि यूचेन ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहा था कि तुम्हारे नाइट वॉच के ढेर सारे रूल्स हैं, और मैं ठहरा अपनी मर्जी का मालिक, मुझे किसी और के इशारों पर नाचना अच्छा नहीं लगता। मिस्टीरियस क्रीचर्स को डिसेक्ट करके उन्हें स्टडी करना मेरी हॉबी है, और मैं इसे अपना जॉब बनाना नहीं चाहता। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि नाइट वॉच के लोग मेरे जैसे पागल साइंटिस्ट को अपनी टीम का हिस्सा बनाएंगे। और इतना कहते साथ ही उसने अपने कई सारे आइस लेंसेस से लिनक्यू पर हमला कर दिया। वहीं पर लिनक्यू अपनी तलवार से वहाँ पर एक जोरदार धमाका कर देता है, जिसके चलते यूचेन के सारे अटैक डिस्ट्रॉय हो गए। मगर तब तक यूचेन ने अपने आइस से एक एरो एंड बो को फॉर्म कर लिया था। वो अपना तीर लिनक्यू पर छोड़ते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या है उसे देखना चाहता हूँ। तुम्हारी बॉडी में भी कई सारे सीक्रेट्स हिडन हैं, काश मैं उनसे पर्दा उठा पाता। अगर आज इस मुकाबले में तुम हार गए तो तुम मुझे खुद को स्टडी करने दोगे। तो लिनक्यू अपनी तलवार से उसके हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए कहने लगा कि मुकाबला मैं नहीं हारने वाला, और ना ही तुम कभी मुझे स्टडी कर पाओगे। तब तक यूचेन ने अपने आइस से एक विप को फॉर्म कर लिया, और अब वो उसी विप का इस्तेमाल करते हुए लिनक्यू पर हिट करने की कोशिश करता है, मगर लिनक्यू यहाँ से वहाँ मूव होते हुए इसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा था। मीनवाइल वो यूचेन से बताता है कि तुम्हारे पास कई सारी फॉरबिडन रूइंस हैं,
लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि तुम ताकतवर हो। तो यूजिन ने अपनी पावर्स को साबित करने के लिए आसमान में एक तीर को रिलीज कर दिया। लिनक्यू ने देखा कि इस बंदे ने कई सारे एरोज को फॉर्म किया है, तो लिनक्यू ने भी नाइट इरोजन टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए उन सारे एरोज को उनकी जगह पर फ्रीज कर दिया। उसकी इस एबिलिटी को देखकर यूजिन भी थोड़ा सा इम्प्रेस हो गया और अब लिनक्यू ने उन सारे एरोज की डायरेक्शन चेंज करते हुए यूजिन पर ही हमला कर दिया। हालांकि यूजिन ने अपने सामने एक आइस शील्ड को फॉर्म करते हुए जैसे तैसे खुद को बचा लिया था और अब एक बार फिर से इन दोनों में मुकाबला शुरू हो जाता है। यूजिन उस पर लगातार अपने आइस लेंसेज से अटैक किए जा रहा था, तो वहीं पर लिनक्यू ने नाइट गॉडेस की पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके हर एक अटैक को ब्लॉक किया। यूजिन उससे कह रहा था कि तुम्हारे पास भी मेरे जैसी मल्टीपल एबिलिटीज हैं और उतने में यूजिन को वहाँ पर 3 एंशिएंट फिगर्स नजर आए, जिनमें थे एंजल माइकल, नाइट गॉडेस और मेज मर्लिन। इन तीनों फिगर्स को देखते साथ ही यूजिन की आंखें तो फटी की फटी रह गई और इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हुए लिनक्यू ने उसके आइस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो कह रहा था यूजिन मैं तेरे साथ काफी देर तक फाइट कर सकता हूँ, लेकिन हमारे पास उतना वक्त नहीं, तो चलो अब बताओ तुम्हारे पास कौन सी इन्फॉर्मेशन है। जिस पर यूजिन कहने लगा कि उस बार का वेटर मरने से पहले ही मैंने उस बार को विजिट किया था। दरअसल मैं वहाँ पर फिंगर कटिंग घोस्ट के ट्रेसेस को फॉलो करते हुए पहुँच गया था, लेकिन मुझे उस वक्त लगा ही नहीं था कि वो वेटर मारा जाएगा। और फिर उसकी मौत होने के बाद मैंने एक बार फिर से उस बार को विजिट किया, लेकिन मैं उस क्राइम सीन को ठीक से चेक कर पाऊँ इससे पहले तुम और वेन वहाँ पर पहुँच गए, इसलिए मुझे मजबूर होकर छुपना पड़ा। उसके बाद मैंने सीधे जाकर उस विक्टिम की बॉडी पर कब्जा किया। मैंने देखा कि उसकी बॉडी के पास ज्यादा ब्लड था ही नहीं। अब मुझे नहीं पता था कि फिंगर्स को काटने के बाद कितना खून बहना चाहिए, तो सच्चाई का पता लगाने के लिए मैंने अपनी ही उंगलियां काटना शुरू कर दी और मेरी उंगलियों से जो खून बहा था उतना तो उस बॉडी के पास था ही नहीं, यानी कि उस बंदे को किसी और ही जगह पर मारा गया था और फिर उसे दोबारा से बार में वापस लाया गया। यही रीजन था कि वहाँ पर तुम्हें ज्यादा ब्लड नहीं मिला। मगर लिनक्यू तो उसका ये तरीका सुनकर ही काफी ज्यादा शॉक हो गया। वो कह रहा था कि तुमने सिर्फ इस बात का पता लगाने के लिए अपनी 10 उंगलियां काट दी थी। हाँ मेरे भाई, तुमने एकदम सही बोला। हमारी नाइट वॉच की टीम में तुम्हारे जैसे पागल साइंटिस्ट के लिए कोई जगह नहीं। तभी यूजिन उसे बताता है कि ये केस काफी ज्यादा सिंपल था, लेकिन उस सिंपल सरफेस के नीचे एक बहुत ही खतरनाक ईवल है और अब यहाँ पर हमें एक क्रीचर का विजुअल दिखाया गया। इसके बारे में हमें डिटेल्स में आगे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। वही दूसरी तरफ नाइट वॉच की टीम भी इस मिस्ट्री को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। उन्हें पता था कि विक्टिम्स को इस तरह से मारना किसी रिचुअल का हिस्सा है। इनफैक्ट वुशियांग ने तो इसके रिकॉर्ड्स को भी चेक करना शुरू कर दिया। वो कैप्टन चेन को बता रहा था कि जब हमारी दुनिया में फॉग डिसेंड हुआ था उससे पहले भी यहाँ पर एक रिचुअल परफॉर्म किया गया। कुछ बहुत ही खतरनाक डीमंस ने सोल्स को सैक्रिफाइस करते हुए अपनी पावर्स को बढ़ा दिया था और इस रिचुअल को पूरा करने के लिए हर 2 दिनों में उन्हें एक बंदे को मारने की जरूरत थी और ये जिम्मा उठाया फिंगर कटिंग घोस्ट ने। दरअसल इस रिचुअल के कुछ रूल थे। सैक्रिफाइस करते वक्त इन्हें इंसानों की उंगलियों को काटना पड़ेगा, साथ ही उस विक्टिम को मारते हुए उसके दोनों पाँव जमीन पर टच नहीं होने चाहिए और इसका तीसरा रूल ये था कि हर एक विक्टिम को रात के 3:30 बजे ही मारा जाना चाहिए। पहला भी एक फिंगर कटिंग घोस्ट ने 10 लोगों को मार दिया था और फिर जैसे उसके 10 सैक्रिफाइसेस पूरे हो गए उसने सीधे सी रेल्म पर ब्रेक थ्रू कर लिया। हॉन्ग कह रही थी कि ये डीमंस तो काफी ज्यादा ब्रूटल है, सिर्फ अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए इन्होंने मासूम इंसानों को मार दिया। जिस पर कैप्टन चेन कहते हैं कि रिचुअल इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, अब और भी कई सारे लोगों को मारा जाएगा। तो अगर हमारी नाइट वॉच की टीम को इस क्राइम को होने से रोकना है तो हमें जल्दी से उनके अल्टर का पता लगाना होगा। उन्होंने कोई एक लोकेशन फिक्स किया होगा जहाँ पर वो कई सारे लोगों को मारना चाहते हैं। अगर हमें वो लोकेशन मिल जाए तो हम इस क्राइम को होने से रोक सकते हैं। और उतने में कैप्टन चेन को लिनक्यू का मैसेज मिला। लिनक्यू ने बता रहा था कि मैं रिचुअल की साइट को ही ढूंढ रहा हूँ, जैसे ही मेरे पास इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको खबर कर दूंगा। तभी यूजिन लिनक्यू को बता रहा था कि ये डीमंस 5 एलिमेंट्स और 5 प्लैनेट के अकॉर्डिंग अपनी रिचुअल साइट को सेटअप करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इनका अगला लोकेशन होगा जिंगवान रेसिडेंशियल सोसाइटी, जहाँ की टोटल पॉपुलेशन थी 2000। साथ ही यहाँ की टेरेन काफी पेचीदा होने की वजह से चांसेस थे कि ये डीमंस वहीं पर अपना सैक्रिफिशियल रिचुअल कंप्लीट करेंगे। सो अब नाइट वॉच की टीम फटाफट से प्रिपेयर्ड हो गई। इन्हें जिंगवान के अलग अलग लोकेशन पर जाने के ऑर्डर्स मिले थे ताकि ये लोग फिंगर कटिंग घोस्ट को सैक्रिफाइस रिचुअल कंप्लीट करने से रोक पाए। वहीं पर कैप्टन चेन लिनक्यू से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा वो दोस्त भरोसे के लायक है, जिस पर लिनक्यू कह रहा था कि इसकी गारंटी तो मैं भी नहीं ले सकता, मगर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं इस पर नजर रखूंगा। इधर इन लोगों
लोगों ने जिंगवान के इलाके में अपना इनविजिबल बैरियर सेटअप कर लिया था, मगर तभी इन्हें हेडक्वार्टर से खबर मिलती है कि एक और रिचुअल साइट होने के चांसेस हैं। और उतने में शाओनान को कई सारे फिंगर कटिंग घोस्ट की लाशें मिल गई। इधर लिनकी और यूजिन की कार के सामने अचानक से एक डीमन किंग अपीयर हो जाता है, मगर समय रहते ये दोनों भी उस कार से नीचे उतर गए थे। दरअसल इसी डीमन ने कई सारे फिंगर कटिंग डीमन बेबीज को मार के अपनी रल्म पावर को इंक्रीज किया था। ये अब रिवर रल्म की पिक पर पहुंच चुका है और इस डीमन का यहाँ आने का बस एक ही मकसद है, लिनकी और यूजिन को सैक्रिफाइस रिचुअल में जाने से रोक लेना। तो इन्होंने एक साथ मिलकर उसका मुकाबला करना शुरू कर दिया। हालांकि वो अकेला डीमन किंग ही दोनों पर भारी पड़ गया था। लिनकी अपने दोनों ब्लेड्स का यूज करते हुए उस पर मुसलसल अटैक करने लगता है, मगर वो डीमन किंग उसके हर एक अटैक को काउंटर कर रहा था। तभी यूजिन उस डीमन किंग के साथ भिड़ गया। वो उसका मुकाबला करते हुए लिनकी को बताने लगा कि इस केस में हमें शुरू से ही भटकाया गया है। सनशाओ की बॉडी पर जिस एंगल से अटैक किए गए थे वो एंगल आउटवर्ड था, जबकि उस पर किए गए वार इनवर्ड होने चाहिए। जिस रात मैंने उस बार को विजिट किया था उस वक्त जो सनशाओ मैंने देखा वो असली सनशाओ था ही नहीं। असली सनशाओ को मारने के बाद उस बंदे ने एक स्टेज क्रिएट किया, जैसे कि बार ओनर की रिकॉर्डिंग हमें मिलना ये भी प्लान का ही एक हिस्सा था। कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो अपने कैमरा को रिकॉर्डिंग मोड पर ही भूल जाए और फिर इन्हें तुरंत ही क्लिक हो गया कि ये सब तो उस बार ओनर का ही किया धराया है। इधर ओनर एक प्लेन पर पहुंच गया था जिसकी फिलहाल यूजिन और लिनक्यू को कोई खबर नहीं। साथ ही डीमन किंग इन पर अपने ब्लड लैंसेस रिलीज कर देता है, तो लिनक्यू ने फटाफट से अपने वॉर मम्मी को बाहर निकाल लिया। उसने आते साथ ही उस डीमन किंग पर अपनी बुलेट्स बरसाना शुरू कर दी। वहीं पर यूजिन उसे अपने आइस में ट्रैप कर लेता है और उसी दरमियान लिनक्यू ने अपने दोनों ब्लेड्स का यूज करके उस डीमन किंग को 2 हिस्सों में स्लैश कर दिया। लिनक्यू यूजिन से कह रहा था कि हमें कुछ भी करके उस बार ओनर को ढूंढना पड़ेगा, वो बंदा जिंगवान में ही कहीं पर छुपा होना चाहिए। तो लिनक्यू अपनी टीम को इन्फॉर्म करता है कि इस ब्रूटल रिचुअल का मास्टरमाइंड बार ओनर है और थोड़ी देर में इन्हें पता चला कि बार ओनर तो कांगनान छोड़कर जाने की तैयारी में है। अब इनकी टीम का वेन ही एयरपोर्ट से सबसे नजदीक था, तो वो भी उसी प्लेन पर बोर्ड हो गया। साथ ही नाइट वॉच की टीम को ये भी समझ आ गया कि वो बंदा फाइनल रिचुअल जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में करने वाला है। तो ये दोनों फटाफट से एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गए। साथ ही लिनक्यू बता रहा था कि बार ओनर जानबूझकर हमारे सामने आया, वो चाहता था कि हमें उस पर शक हो। दरअसल इस रिचुअल को कंप्लीट करने के लिए उसे एक ऐसे बंदे की तलाश है जो कि फॉरबिडन रूइंस का यूज कर सकता, और अब अनजाने में वेन उसके जाल में फंस चुका था। बार ओनर पैसेंजर के साथ साथ वेन को भी सैक्रिफाइस करने की कोशिश करेगा, और जैसे उस बार ओनर की वेन पर नजर पड़ी वो फटाफट से टेक ऑफ कर लेता है। ये फ्लाइट बिना पायलट की दखल दिए ही फ्लाई कर रही थी। वहीं पर चेन और लिनक्यू भी इस फ्लाइट पर क्लाइंब करने की कोशिश करने लगे, मगर वो दोनों इसमें नाकाम रहे। यूजिन उसे बता रहा था कि ये प्लेन है और हम इंसान, हमें से भागते हुए तो उसे कभी कैच नहीं कर पाएंगे। और उतने में लिनक्यू ने बिल्डिंग से छलांग लगाकर वो सीधे सोल विविंग स्पाइडर को लेकर यूजिन के सामने पहुंच गया, जिसके बाद ये लोग वॉर मम्मी के मशीन गन पर सेट हो गए और वॉर मम्मी ने बुलेट जैसे उड़ा देता है, मगर फिर भी ये लोग उस प्लेन को कैच नहीं कर पाते। तो स्पाइडर ने यहाँ से वहाँ छलांगे लगाना शुरू कर दी। यूजिन कह रहा था, भाई क्या तुझे वाकई ऐसा लगता है कि स्पाइडर हमें फ्लाइट पर पहुंचा सकता? जिस पर लिनक्यू कह रहा था कि अपने लैब से बाहर निकला करो यार, मूवीज को भी एंजॉय करो, शायद तूने स्पाइडरमैन नहीं देखी। और एकदम स्पाइडरमैन वाले अंदाज में इन्होंने फ्लाइट पर छलांग लगा दी थी। इधर फ्लाइट में एक छोटा बच्चा अपने टॉय के साथ खेल रहा था। तब तक बार ओनर ने अपने फिंगर कटिंग डीमंस को रिलीज कर दिया, जो कि पैसेंजर पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। मगर वेन उन डीमंस को घायल करके बार ओनर को ढूंढ रहा था, और बार ओनर फिलहाल उस बच्चे के पास है। वो कह रहा था कि अभी तक सब कुछ मेरे प्लान्स के अकॉर्डिंग हुआ, बिल्कुल भी मसला नहीं आया। और तभी वेन वहाँ पर पहुँच गया। उसने देखा कि बार ओनर के हाथ में एक चाकू है। वो वेन को धमका रहा था कि मेरे साथ चल, नहीं तो मैं इस बच्चे को मार दूंगा। तो वेन भी उसकी बात मान जाता है, और अब वो बंदा वेन को लेकर सीधे कॉकपिट में चला गया, जिसके बाद वेन को भी उसी कैबिन में ट्रैप किया गया। उसके हाथ पाँव पर नेल्स को सेटअप किया था ताकि वेन बिल्कुल भी आजाद न हो पाए। वेन कह रहा था कि तुम 200 लोगों को मारना चाहते हो, ये तो पागलपन है। जिस पर बार ओनर कहने लगा कि ग्रेट बेल क्रेनलैंड को रिवाइव करने के लिए इंसानों को सैक्रिफाइस करने की जरूरत पड़ती, साथ ही वो उस क्रेनलैंड
को भी दिखा देता है। वो कह रहा था कि बीस्ट वेस्टर्न फॉग की सबसे पावरफुल मिस्ट्री है, ये है एक रूलर। मगर वेन कह रहा था कि ये तो बस मरा हुआ कीड़ा है, पता नहीं तुम इसके लिए इतनी बड़ी तबाही क्यों करना चाहते। वेल, इस ग्रेट बेल बग को रिवाइव करने के लिए सैकड़ों ऑर्डिनरी सोल्स और एक फॉरबिडन रूइन पजेसर के सोल की जरूरत थी। इधर सोल स्पाइडर अपने क्यूट फॉर्म में वापस आ चुका और अब वो भी इन दोनों के साथ प्लेन से लटक जाता है। यूजन कहता है, भाई तेरा स्पाइडर भरोसे के लायक नहीं। और अब वो जैसे स्पाइडर को होल्ड करता है वो तुरंत ही पागल खाने में वापस चला गया। इधर लिनक्यू ने रूबिक क्यूब को समन किया था जो कि इन दोनों को सीधे फ्लाइट पर टेलीपोर्ट कर देता है। तो ये लोग उसे चकमा देकर सीधे वॉशरूम में पहुंच गए। लिनक्यू पूरी प्लेन को अपने डिवाइन सेंसेस से चेक कर रहा था और उसे पता चल गया कि वेन फिलहाल कॉकपिट में कैद है। साथ ही कार्गो होल्ड में उसे ढेर सारे एक्सप्लोजिव्स भी नजर आए। सभी दोनों भी काम पर लग जाते हैं। इधर फिंगर कटिंग डीमन वेन की उंगलियां काटने के लिए काफी ज्यादा बेताब था, मगर रिचुअल का टाइम अभी तक नहीं हुआ तो उन्होंने वेन को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। लेकिन वेन उन्हें बता रहा था कि मेरे टीममेट यहाँ पर आते ही होंगे, तो तू ये बात लिख के रख ले कि तेरा ये रिचुअल फेल होने वाला है। और उतने में लिनक्यू ने अपने पावर का यूज करते हुए वेन को उनकी इल से आजाद कर दिया। इतना ही नहीं, वो उसी नेल का यूज करके डीमन को भी मार देता है। और फिर लिनक्यू और यूजन कॉकपिट में पहुंच गए जहाँ पर वो लोग एक और डीमन को खत्म कर देते हैं। साथ ही लिनक्यू ने नेल को सीधे बार ओनर के माथे में पियर्स करवा दिया था, जिसके चलते वो बंदा वहीं पर मारा जाता है। इधर वेन लिनक्यू से पूछ रहा था कि आखिर ये बंदा है कौन, तो लिनक्यू कह रहा था कि ये मेरा सबसे टैलेंटेड और सन की दोस्त है। वेल, इन्हें पता था कि बार ओनर के पास भी हाइपर रीजनरेशन की एबिलिटी है और वो बंदा अब दोबारा से उठ गया। वो कह रहा था कि मुझे तो लगा था मेरे फिंगर कटिंग डीमंस तुमसे निपटने के लिए काफी हो जाएंगे, मगर कोई बात नहीं, मैं खुद ही तुमसे डील कर लूंगा। और अब इनके दरमियान मुकाबला शुरू हो जाता है। लिनक्यू ने उस बंदे पर अपनी तलवारों से वार करते हुए इसे फ्लाइट की ग्लासेस ब्रेक करके बाहर भेज दिया और अब लिनक्यू भी उसके पीछे रवाना हो जाता है। तब तक यूजिन उस विंडो को अपनी पावर का यूज करके क्लोज कर चुका था। वहीं दूसरी तरफ यूजिन ने एक फिंगर कटिंग डीमन को बुरी तरह से घायल कर दिया। वो कहता है कि तुम दूसरे डीमन से अलग हो। दरअसल ये डीमन अपने फॉर्म्स को रेप्लिकेट कर सकता था। तो यूजिन अपनी सोड को समन करते हुए उन्हें स्लैश करने चला गया। साथ ही लिनक्यू बार ओनर के साथ फ्लाइट की टॉप पर था और वो बंदा उस पर अपनी सिल्क थ्रेड से अटैक करने लगा। लिनक्यू ने इन थ्रेड्स को कट तो कर दिया, मगर इवेंचुअली वो इसमें फंस जाता है। वहीं दूसरी तरफ पायलट ने फ्लाइट को दोबारा से कांगनान की तरफ वापस ले जाने का फैसला लिया था। इधर यूजन भी फिंगर कटिंग डीमंस के हर एक फॉर्म को काट देता है, मगर उस डीमन ने दोबारा से खुद को रेप्लिकेट करना शुरू कर दिया और अब उसके कई सारे फॉर्म यूजन के सामने आ गए। तो यूजन बड़ी इक्वल अंदाज में उन्हें खत्म करते जा रहा था। वो डीमन कार्गो होल्ड से सीधे कैबिन की तरफ भागने लगते हैं। हालांकि वेन ने समय रहते अपनी पावर्स का यूज करके उस डीमन को मार दिया और तब तक यूजिन कार्गो का दरवाजा बंद कर लेता है। वो कह रहा था कि मैं अकेले ही इनसे निपटना चाहता हूँ, मुझे पता लगाना है कि इन्हें कैसे मारा जा सकता। और अब जैसे उस डीमन ने चारों ओर से उस पर वार की, यूजिन अपने ऑरा को रेडिएट करते हुए उन्हें दूर पुश कर देता है। इतना ही नहीं, वो एट द सेम टाइम अपने लैब में जो फिंगर कटिंग डीमन है उसे भी ऑपरेट कर रहा था और वो भी सिर्फ अपने आइस वाइन्स की मदद से। वहीं पर वेन एक बेल को बचाकर पैसेंजर को शांत कर रहा था, जिसके चलते वो सभी लोग बेहोश हो गए। इधर नाइट वॉच की टीम अभी भी उस फ्लाइट को फॉलो कर रही थी। उन्होंने देखा कि लिनक्यू तो प्लेन के ऊपर फाइट कर रहा है। हॉन्ग कह रही थी, बाप रे, ये बंदा तो काफी ज्यादा खतरनाक निकला। इधर लिनक्यू अपने हर एक स्लैश के साथ उस डीमन की सिल्क थ्रेड को कट कर रहा था और इसी दरमियान लिनक्यू ने उस पर काफी जोरदार स्लैश रिलीज किया। वेल, रिचुअल 3:30 और 30 सेकंड पर होना चाहिए था, जिसमें बस थोड़ा सा ही वक्त बाकी था। तो बार ओनर सोच रहा था कि अगर मैं थोड़ी देर तक इस बंदे को ऐसे ही टहलाता रहूं तो मैं अभी भी इस फाइट को जीत सकता, मगर उसी वक्त लिनक्यू ने उसकी गर्दन उड़ा दी। हालांकि वो बंदा उसे दोबारा से जोड़ लेता है तो लिनक्यू ने फिर से उसे स्लाइस किया। लिनक्यू उसे बता रहा था कि शायद तुझे बार बार रिवाइव होने में मजा आ रहा होगा, मगर इसमें तुझे अपनी मैजिकल पावर्स को भी गंवाना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ यूजिन अपने आइस वाइन्स की मदद से इन डीमंस की बॉडी में एक ऐसी चीज ढूंढ रहा था जिससे इन्हें मारा जाए और यूजिन ने इस डीमन के बैकबोन के नीचे छुपाए गए एक क्रिस्टल बॉल को बाहर निकाल लिया। उसके ऐसा करते साथ ही फिंगर कटिंग डीमन मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ बार ओनर लगातार अपनी कटी हुई गर्दन को जोड़ रहा था। वो खुश होते हुए कहने लगा कि फाइनली रिचुअल कंप्लीट होगा, लेकिन तभी उसने नोटिस किया कि फ्लाइट तो रिचुअल के लोकेशन से काफी दूर पहुंच चुकी है। साथ ही लिनक्यू ने वॉर मम्मी को भी समन कर लिया था, जो कि अपने वेपन तान कर उस बंदे के सामने खड़ा हो जाता है, जो देखते साथ ही वो बंदा तुरंत ही वहाँ से भाग निकला। इधर वॉर मम्मी भी लिनक्यू के साथ प्लेन से नीचे छलांग लगा चुका था। हॉन्ग
तो ये सब देखकर ही शॉक हो गई। वहीं पर कैप्टन चेन एक बिल्डिंग पर मौजूद था। वो कहता है कि वाकई ये बच्चा सन की निकला और उतने में लिनक्यू ने एक बार फिर से बार ओनर की गर्दन काट दी। अरे वो बंदा उसे जोड़ पाई इससे पहले ही वॉर मम्मी ने उसकी गर्दन और लोअर बॉडी के बीच में सारे एक्सप्लोजिव्स को बांध लिया। वाले बंदा वैसे तो फ्लाइट को एक्सप्लोड करना चाहता था, मगर उसका प्लान उसी पर उल्टा पड़ गया। लिनक्यू ने उसे गुड बाय बोलते हुए वहाँ पर एक जोरदार धमाका कर दिया था। इनफैक्ट वहाँ पर फुल टू आतिशबाजी होने लगी। रिचुअल का टाइम भी निकल गया और सारे पैसेंजर सेफ थे। तब तक लिनक्यू भी फ्लाइट में वापस आ जाता है। जिस विंडो को उसने ब्रेक किया था यूजिन दोबारा से उसे फिक्स कर देता है। वो लिनक्यू से पूछ रहा था कि उस एक्सप्लोजिव से तुमने आतिशबाजी कैसे की, जिस पर लिनक्यू बता रहा था कि ये ट्रिक मुझे मेरे दोस्त शेन किंग्स ने सिखाई थी। खैर उस बार ओनर के पास सिल्क थ्रेड का ट्रेजर था। मुझे तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल लगा, मगर क्या करे सिल्क थ्रेड भी उसी के साथ खत्म हो गई। जिस पर यूजिन कह रहा था कि कांगनान में किसी भी चीज को ढूंढा जा सकता, मगर तभी इन्होंने देखा कि रिचुअल के टाइम को पास होने में अभी भी कुछ सेकंड्स बाकी थे। साथ ही लोग अचानक से ही कंट्रोल होने लगे। तो ये दोनों फटाफट से उस ग्रेट बेल बग के पास पहुंच जाते हैं, मगर वो बग तो वहाँ से गायब था क्योंकि उसने तो एक पायलट की बॉडी को पजेस किया है। वो कह रहा था लिनक्यू तो मुझे रोक नहीं सकता, जो होना है वो तो होके रहेगा। अब हजारों लोग मेरे लिए सप्लीमेंट बनेंगे। और फिर वो एंटिटी वहाँ से गायब हो गई। उसके जाने के बाद इन लोगों ने देखा कि वो बग तो इस प्लेन को क्रैश करवाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन चेन भी ये समझ गया था कि प्लेन थोड़ी देर में क्रैश होगा और तभी हमें उसके माइंड स्पेस में एक मिस्टीरियस एंटिटी संदूक लेकर दिखाई गई। दरअसल कैप्टन चेन अपने फॉरबिडन रूइंस की पावर का यूज नहीं करते क्योंकि वो पावर काफी ज्यादा भयानक होगी। हालांकि तब तक यूजिन पायलट सीट पर बैठ गया। लिनक्यू उससे पूछ रहा था कि भाई क्या वाकई तो फ्लाई भी कर सकता, तूने ये कब सीखा? जिस पर यूजिन कह रहा था कि बस 3 सेकंड्स पहले। और अब वहाँ मौजूद हर एक फंक्शन को स्टडी करने लगा। तब तक लिनक्यू ने प्लेन को स्टेबल करके रखा था और अब जैसे वीडियो गेम खेला जाता वैसे यूजिन फ्लाइट को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। इधर कैप्टन चेन स्मोक करते हुए उस प्लेन के सामने खड़े थे। जरूरत पड़ने पर ही वो संदूक को खोल देंगे। उनकी बॉडी से बड़ी ही भयानक पावर रिलीज होने लगी और प्लेन उनके एकदम करीब आकर भी वो बंदा अपनी जगह से नहीं हिलता। तब तक यूजिन प्लेन को जमीन से ऊपर ले जाता है तो कैप्टन चेन को भी अपना संदूक खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। साथ ही यूजिन पैसेंजर को बता रहा था कि मौसम की खराबी की वजह से थोड़ा टर्बुलेंस हुआ, मगर अब सब कुछ अंडर कंट्रोल है। इधर पैसेंजर्स को ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने कोई बुरा सपना देख लिया। नाइट वॉच के वेन ने इनकी सारी मेमोरीज को इरेज कर दिया था और अब लिनक्यू एक बार फिर से यूजिन को नाइट वॉच की टीम ज्वाइन करने की सलाह देता है, मगर यूजिन ने दोबारा से उसे मना किया। वो कह रहा था कि तुम्हारी टीम को एक पागल साइंटिस्ट की कोई जरूरत नहीं और वैसे भी कांगनान में कुछ न कुछ होता रहता तो हमारी दोबारा मुलाकात जरूर होगी। अब लिनक्यू अपने दोस्तों के पास वापस आ गया। वो तो लिनक्यू की बहादुरी को देखकर ही काफी ज्यादा खुश हो गए और उतने में कैप्टन चेन को युआन का कॉल आ जाता है जो कि उन्हें बता रही थी कि कांगनान की कैटास्ट्रॉफी जल्दी शुरू होने वाली है और ये नाइट वॉच के लिए काफी बुरी खबर थी। इनफैक्ट ये न्यूज दूर दराज कैरेज में बैठे हुए एक मास्टर को भी मिल जाती है तो उन्होंने अपनी कैरेज को सीधे कांगनान की तरफ मोड़ दिया। इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।